आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। प्राइम डिबेट में आज हम बात करेंगे मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में हुए फिरका वाराना फसादात की। जी हां, रामनवमी के मौके पर मुल्क की कई रियासतों में फिरका वाराना फसादात रूनुमा हुए हैं। बिहार, मगरबी बंगाल, तेलंगाना, राजस्थान और यूपी में शरपसंदों ने हंगामा बर्पा किया है। खासकर बिहार के कई अजला जिनमें औरंगाबाद, समस्तीपुर, मुंगेर, नालंदा और इसी तरह से मगरबी बंगाल में आसनसोल, मुर्शिदाबाद, रानीगंज, काकीनाडा, बर्दवान वेस्ट, पुरुलिया, जबकि राजस्थान के बूंदी और तेलंगाना के निर्मल में फिरकावाराना फसादात हुए हैं। इन फसादात में लोगों का काफी नुकसान भी हुआ है। सवाल यह उठता है कि गांधी जी के हिंदुस्तान को आखिर किसकी नजर लग गई है? क्या 2019 इंतखाबात से ठीक पहले एक बार फिर मुल्क के हालात खराब करने की कोशिश हो रही है? इन पूरे हालात को, इन पूरे मामलात को हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारी यह रिपोर्ट देखिए। रामनवमी पर लगी रावण की नजर। मुल्क की कई रियासतों में फिरका वाराना फसादात। एक खास तबके को बनाया जा रहा है निशाना। 2019 इंतखाबात से पहले फिर माहौल खराब करने की कोशिश। गांधी के हिंदुस्तान को लगी किसकी नजर? रामनवमी के मौके पर मुल्क के अलग अलग हिस्सों से फिरकावाराना फसादात की खबरें सामने आई हैं। इनमें बिहार के भागलपुर, औरंगाबाद, समस्तीपुर और मुंगेर के अजला शामिल हैं। मगरबी बंगाल में मुर्शिदाबाद, बशीरहाट, बर्दवान के अलावा आसनसोल और तेलंगाना में भी फिरकावाराना फसादात हुए हैं। वहीं अब इन फसादात को लेकर सियासी पार्टियों के दरमियान एक दूसरे पर इल्जामात का दौर शुरू हो गया है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहा गया है। माने उनका जो मर्यादित व्यक्तित्व है, इसी के लिए राम की पूजा होती है। लेकिन रामनवमी के दिन जिस तरह का जुलूस निकला, वो रामत्व तो कहीं नहीं था, रावणत्व उसको कहा जा सकता है। ये तो कहीं से मैंने रामत्व का तो दर्शन नहीं दिखाई दे रहा था। और ये मैंने हमको लगता है कि राम का अपमान है। राम को भाई, राम के नाम पर राम को अपमानित मत कीजिए कम से कम। बंगाल की बात कह रहा हूँ। पूरे बंगाल में वोट की लालच में वहाँ की सरकार तुगलकी सरकार हो गई है, हिंदुओं पर अत्याचार कर रही है, जो अब देश को बर्दाश्त नहीं। रामनवमी के मौके पर मगरबी बंगाल में बीजेपी ने मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां निकाली। बीजेपी ने रैलियों को मगरबी बंगाल के हिंदुओं को मुत्तहिद करने वाला पहला कदम बताया। पहले बंगाल में लगी आग को बुझाओ, और बंगाल में आपके ही गुंडे लगा रहे हैं। निर्दोष राम भक्तों पर हमला कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। राम नवमी पर इस तरह की यात्रा है, शोभा यात्रा, जनता ने उत्स्फूर्तता से उसको सब जगह इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, शामिल हुए। वो सरकार को और टीएमसी के गुंडों को सहन नहीं हुआ, और चूंकि टीएमसी के गुंडे हैं, उन पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहे, उल्टे पुलिस को ही मार रहे। रामनवमी का मौका था, कहीं राम का दरबार सजाया गया तो राजस्थान के जोधपुर में रामनवमी के मौके पर राम की जगह झांकी में शंभूलाल रैगर की झांकी निकाली गई। शंभूलाल को उन्हीं कपड़ों में दिखाया गया था। अफरोजुल इस्लाम को कत्ल करते वक्त जिन कपड़ों में शंभूलाल मलबूस था, जो कपड़े शंभूलाल ने पहन रखे थे, अफरोजुल इस्लाम का कातिल शंभूलाल की झांकी निकालकर शंभू को लव जिहाद के मुहाफिज के तौर पर पेश किया गया। मैंने रामनवमी में शंभूनाथ का किरदार किया था। शंभूनाथ रैगर एक हिंदू है इसलिए बना, और पहली बात शंभूनाथ एक जो झगड़ा किया था वो हिंदुओं के लिए किया था। मेरे को तो अच्छा लगा, उसने धर्म परिवर्तन के नाम पर सही किया। मुल्क में होने वाले इन फसादात की वजह से जानो माल के नुकसान के साथ साथ मुल्क का माहौल भी असर अंदाज हुआ है। बड़ा सवाल यह है कि क्या गांधी जी के हिंदुस्तान को रावण की नजर लग गई है?
क्या 2019 इंतखाबात से ठीक पहले एक बार फिर मुल्क के हालात खराब करने की कोशिश की जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो जाहिर सी बात है कि सवाल ये उठता है कि आखिर राम के नाम पर सियासत क्यों हो रही है, या आखिर समाज को बांटने वाले ये शरपसंद अनासिर कौन है? इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ नवीन कुमार जिंदल जी, जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, आलिम दीन है, हमारे साथ वो भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। एच.एस. रावत साहब हिंदू धर्मगुरु हैं, आप भी दिल्ली स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोइनुद्दीन शम्स जी टीएमसी एमएलए हैं, आप कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा सुरेंद्र राजपूत जी, जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, आप लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपने तमाम मेहमानों का, तमाम पैनलिस्ट का बहुत इस्तकबाल करते हैं, बहुत वेलकम करते हैं। सबसे पहले मोइनुद्दीन शम्स साहब, आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर बंगाल को किसकी नजर लग गई, क्या हो रहा है बंगाल में? देखिए, ऐसा है कि हमारी सरकार ममता बनर्जी की क़यादत में जो 2011 से चल रही है, और जिस तरह से हमारी मुख्यमंत्री, हमारे वज़ीर आला तमाम धर्म के लोगों को, तमाम मज़हब, तमाम जात बरादरी को एक साथ लेकर बंगाल को तरक्की के लिए आगे के कदम बढ़ा रहे हैं, ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हजम नहीं हो रहा है। और ये हमेशा से इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि बंगाल में जो तरक्की का काम चल रहा है, उस तरक्की के काम को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पे बात करके रोका जाए, दंगा करके रोका जाए। नतीजा के तौर पे हमेशा इन्होंने कोशिश की है। इन्होंने, आप देखेंगे कि ये दुर्गा पूजा के वक्त में भी, जब दुर्गा पूजा मुहर्रम का वक्त था, उस वक्त भी कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त ये लोग नाकाम हुए थे। अभी राम जी के नाम करके, रामनवमी को सामने में रख करके जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है से बंगाल में गुंडागर्दी का एक खुलेआम मुजाहरा किया है, इससे मैं समझता हूँ कि बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के सेकुलर जो ढांचा है उसको ज़बरदस्त नुकसान पहुँचा है। देखिए मोइनुद्दीन जी, पूरी ईमानदारी से बताइए, इसमें नाकामी तो आपके ही लॉ एंड ऑर्डर की, आपके इंतजामिया की, आपके एडमिनिस्ट्रेशन की ही नाकामी झलकती है सबसे पहले। नहीं, देखिए, ऐसा है कि कुछ लोग अगर बदमाशी करना चाहेंगे तो वो लोग कर देते हैं, लेकिन इसको बढ़ावा नहीं होने पाएगा। ये हमारी वज़ीर आला ममता बनर्जी ने खास तौर के एडमिनिस्ट्रेशन को साफ लफ्ज़ों में कह दिया है, पुलिस डिपार्टमेंट को कह दिया, सबों को कह दिया है कि किसी भी तरह से फिरका के नाम पे, जात पात के नाम पे अगर कोई दंगा करना चाहता है तो उसे हम किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उसकी सख्ती की जा रही। यही वजह है कि जो है से बहुत जल्द इस पे काबू पाया गया है। और आप जरा देखें ना, राम जी के नाम पे रामनवमी के जुलूस हमेशा निकला है, ऐसी बात नहीं है, हमारे पैदा होने से पहले भी निकला है। मगर यह है कि कभी राम जी ने कहीं पे ये नहीं कहा कि आप जो है तलवार लेकर के जुलूस निकालिए, आप जो है त्रिशूल लेकर जुलूस निकालिए। और ठीक बरकस उसके आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो मगरबी बंगाल साख के जो सदर हैं, उन्होंने जो है से साफ लफ्जों में कह दिया कि हम अपना काम करेंगे। यानी कि इसका मतलब ये हो कि हम गुंडागर्दी करेंगे, हम हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को चैलेंज करेंगे। हिंदुस्तान का जो दस्तूर है, जिसे हमारे बुजुर्गों ने बनाया है, जिसमें तमाम धर्म के लोगों को, तमाम मजहब के लोगों को एक साथ मिलकर जो है से इस मुल्क को आगे ले जाने की बात कही है, उसके खिलाफ हम काम करेंगे, चाहे इसके लिए जो हो। तो अब ये है कि अब इसको फैसला करना है हिंदुस्तान के तमाम सेकुलर लोगों को कि इस किस्म के लोग जो राम के नाम पे रावण का रोल प्ले कर रहे हैं, उनके साथ क्या किया जाए। नहीं, तो इसमें आप लोगों की तरफ से सख्ती नहीं हुई है, जाहिर सी बात है, लॉ एंड ऑर्डर में आप ही लोग फेल हैं। लेकिन अगर आप कांग्रेस, हमारी हुकूमत, अगर आप बीजेपी देखें, एक दो इजला को आप छोड़ करके आप देखें, पूरे बंगाल में जो है से कोशिश की गई है, और तमाम बंगाल के तमाम सेकुलर लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो इजला में ही रामनवमी का जुलूस निकला है, पूरे बंगाल का आप नक्शा उठाकर देखिए। ठीक है। इस वक्त पटना से हमारे साथ एक और गेस्ट मोहम्मद नेमतुल्लाह, जो कि आरजेडी के एमएलए हैं, वो भी हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। नेमतुल्लाह जी, आपका भी हम बहुत इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। पहले से 4-5 पैनलिस्ट और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोइनुद्दीन जी के बाद नेमतुल्लाह जी आपके पास ही आना चाहेंगे, क्योंकि हम बंगाल के हालात जानने की कोशिश कर रहे थे। आखिर बिहार में हालात इतने क्यों खराब हैं नेमतुल्लाह जी?
नवीन जी आएंगे आपके पास। देखिए, जब से ये नीतीश कुमार भाजपा से गठबंधन बना के इन्होंने सरकार चलाना शुरू किया है, उस वक्त से माहौल इतना खराब होने लगा है कि भाजपा के जो केंद्रीय मंत्री हैं वो आके बिहार में माहौल खराब करने लगे। तरह तरह के बयानात देते हैं, भड़काऊ बयानात देते हैं, जिसके वजह से दुनिया दिन पर दिन माहौल खराब हो गया। इतना बुरा हाल है आज के। ये औरंगाबाद में अनकंट्रोल अभी कर्फ्यू चल रहा है, मुंगेर में फैल गया, भागलपुर में देखिए एक मंत्री का लड़का इस तरह से बयान देता है कि और मंत्री बयान देते हैं एफआईआर, हम लोग के एजिटेशन करने पर, प्रेशर डालने पर एफआईआर होता है, लेकिन उस एफआईआर को वो कहता है कि रद्दी के टुकड़े में फेंक देने की जरूरत है। अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी हाल समस्तीपुर के रोसड़ा में हो गया। जिस तरह से इस तरह दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है फसाद इस तरह पूरे बिहार में, लगता है कि कोई कानून है ही नहीं है। इनसे हाथ से निकल गया है पूरा बिहार नीतीश जी के हाथ से। इसलिए बिहार की अभी बहुत बुरी हालत चल रही है। हम लोग असेंबली चल रहा है, असेंबली में हम लोग दबाव बनाए हुए हैं कि जल्द से जल्द इस पर काबू पाया जाए, लेकिन लगता है ठीक। नवीन कुमार जिंदल जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन कुमार जिंदल जी, इसको तो मिलिट्री के हवाले कर देना चाहिए। आपने बिहार का जो नुमाइंदा उसे भी आपने सुना, और जो मगरबी बंगाल से हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं उनको भी आपने सुना। दोनों सीधे सीधे इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार कहीं ना कहीं मानते हैं। क्या कहेंगे नवीन कुमार जी? अबू भाई, अगर बिहार से जब आपने आरजेडी के किसी प्रतिनिधि को लिया, अगर जेडीयू के ले लिए होते तो शायद जो है वो अपना सरकार का पक्ष नहीं, देखिए हमने कोशिश यही की थी कि भाई जेडीयू का कोई मेंबर आना चाहिए, लेकिन जेडीयू के मेंबर ने आने से मना कर दिया। वो हमारे डिबेट में शामिल नहीं हुए, वरना हम कोशिश कर रहे थे कि वही होते हमारे साथ। नवीन जो भी कारण होगा, मैं कुछ बात, कोई बात नहीं अबू भाई, उसको छोड़ दीजिए। मैं फिर मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा समय मिलेगा, मैं दोनों बातें रख दूंगा। बिल्कुल। अभी जो आरजेडी के नेता हमारे मित्र बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार, और दूसरी बात है कि एक मंत्री जुलूस में आके किसी खास बिगाड़ रही है। और सुन लीजिए आप, मैं आपके बीच में बोला नहीं, आप अरे सुन लीजिए भैया, मैं इसमें आज शालीनता से अगर कोई चर्चा चल रही है तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ी शालीनता होनी चाहिए। आप, मुझे लगता है वो बना के रखेंगे। फिर भी मैं बता देना चाहता हूं कि जब इन्होंने कहा कि जब से सरकार में है तब से जो है दंगे फसाद बढ़ गए हैं। कोई भी सरकार किसी भी पार्टी की हो, कोई भी सरकार अगर जो है वो सुनियोजित दंगे कराएगी तो कभी भी वो सरकार चल नहीं सकती। हां, तब चल सकती है जब वो किसी एक विशेष जो उसका वोट बैंक को उसको साधने के लिए दूसरे को वो मारपीट करे, दूसरे के हंगामा करे। आज हो क्या रहा है, इसका मतलब यह है कि आरजेडी जब से अलग हुई उसी दिन से हंगामा शुरू हो गया। इनके सांसद चुनाव जीतते हैं और चुनाव जीतते ही भारत विरोधी नारे लगाते हैं। उनके साथी समर्थक उनके घर के बाहर नारे लगाते हैं और वो कहते हैं भारत के टुकड़ों में पाकिस्तान के समर्थक नारे लगाते हैं। तब इनके जिह्वा पर एक भी शब्द नहीं निकलता कि ये माहौल खराब मत करिए। मेरे को यह कहना है कि बिहार का माहौल खराब करने में जब से लालू यादव जेल गए, उनके साथी जिनके सहयोगी इतने तिलमिलाए हुए हैं, इतने तिलमिलाए, जैसे जैसे सजा बढ़ती है वैसी वैसी ये बिहार का माहौल खराब करते हैं। आपके मंत्री क्यों किस तरह से बयान देते हैं, आप इस पर भी तो गौर करना चाहिए। आपने बात आते हैं और तमिलनाडु का, तो आपने बात करी ममता बनर्जी की, बयान देते हैं। टीएमसी के हालात आप देख लीजिए। पिछले बिहार में तो एक दिन घटना हुई, कर्फ्यू लगा, सुरक्षा बलों ने वहां पे अपना डेरा जमाया। उसके बाद नवीन जी अब आप वजह मगरबी बंगाल की भी, वेस्ट बंगाल की भी वजह बता दीजिए, क्योंकि ब्रेक पर जाना और सबसे मुझे एक सवाल लेना है। वेस्ट बंगाल के साथी ने भी बड़ा आरोप लगाया जी। नहीं, मुझे वेस्ट बंगाल का छोटा सा जवाब दे देता हूं जी। वेस्ट बंगाल में जिस प्रकार से पिछले कई दिन से वेस्ट बंगाल जल रहा है और जो रामनवमी का राम भक्तों के ऊपर जिस प्रकार से हमले किए जा रहे हैं उसकी परवाह ना करते ममता बनर्जी दिल्ली में अपने आप को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश में लगी है। वेस्ट बंगाल में लोगों को मारा जा रहा है,
लोगों की दुकानें जलाई जा रही हैं, घर जलाया जा रहा है, सबके सामने उन राम भक्तों के साथ क्या हो रहा है उसको बचाने की इनके पास कोई भी योजना नहीं। और उसके बाद वहां से भाग करके आरोप लगाएंगे कि बैक। मुझे समझ नहीं आता कि आपको राज्य बचाना जरूरी है या अपने आप को प्रधानमंत्री बनाना जरूरी है। आज दिल्ली में आकर के आप बैठी हैं, दिल्ली में आपको चिंता है कि वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है। वेस्ट बंगाल में पिछले समय से चाहे दुर्गा पूजा का समय हो, चाहे बंगाल के लोगों की अस्मिता का सवाल हो, चाहे जो है रामनवमी का विषय हो, आप लगातार जो है एक राम भक्तों पर, दुर्गा भक्तों पर आप जो हमले करा रहे हैं, सुनियोजित करा रहे हैं। और हम पे नहीं करा रहे, पुलिस के लोगों पर भी टीएमसी के लोग हमले कर रहे हैं। बताइए इन्हीं की टीएमसी के लोगों पर, उसके बाद भी आपको एक बार परवाह नहीं है रोकने के लिए। ये किस प्रकार का कानून है? वेस्ट बंगाल में कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है। रोहिंग्या मुसलमानों से बांग्लादेश। ठीक है नवीन कुमार जी, आपकी बात पूरी हो गई। नवीन कुमार जी, मोइनुद्दीन जी, बात पूरी हो गई। सुरेंद्र राजपूत जी, ऐसे हालात, मोइनुद्दीन जी बात पूरी हो गई। मोइनुद्दीन जी पैदा किया, देखिए ब्रेक पर जाना है। ऐसे हालात पैदा करेंगे आप जो हालात। नवीन कुमार जिंदल जी, नवीन कुमार जिंदल जी, बंगाल में मोइनुद्दीन जी सुन लीजिए। मोइनुद्दीन जी थोड़ी कर रहा है साहब, हमसे करें। ठीक है मोइनुद्दीन जी, सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस इस तरह के हालात को कैसे देखती है जब बड़ा नाजुक मौका है भाई, राम के नाम पर जब मुल्क में सियासत शुरू हो जाए तो इसे कैसे देखती है कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी राम के नाम का व्यापार करती है, राम के नाम पर दंगा करती है, कहीं पर सत्ता में रह करके करती है, कहीं पर सत्ता के विरोध में करती है। रामनवमी के जुलूस में आज तक हमने कभी हथियार नहीं देखे। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां शासन करती है, ये रामनवमी का जुलूस उत्तर प्रदेश में हथियारों के साथ क्यों नहीं निकला, बंगाल में ही क्यों निकला? बताइए, वही ट्रेडिशन यहां पर भी कर लेते, चूंकि यहां भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार अगर यहां पे नहीं होती, किसी और की सरकार होती, तो यहां पर भी ये लोग इसी तरीके से दंगा कराने की साजिश रचते। ये लोग दंगा करा करके साजिशन सत्ता में आना चाहते हैं। जिस तरीके की ये बातें करते हैं, राम का मंदिर, ये इतने समय राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अबू मैं आपको एक शेर बता दूं कि जलते घर को देखने वालों, नवीन के लिए है, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आगे हवा का तेज है जो का और मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया, मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। राम के नाम पर इतना तो मत करो, चुनावी साल आ गया है, अपने काम के नाम पर बात करिए, अपने काम के नाम पर वोट लीजिए। सिर्फ और सिर्फ आप राम के नाम पर दंगा भड़का करके वोट लेना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, चाहे वो बिहार में हो। बिहार में वो वीडियो झूठा पाया गया नवीन कुमार जी, जिसमें आपने कहा और आपकी सरकार, बात करी, अगर वो वीडियो सही है, अरे आप लखनऊ के अंदर देख लिए होते तो आपको कम से कम पता चल जाता। आप जिस धर्म से आते देख लेते कि लखनऊ के अंदर कहीं भी हो। अरे क्या AK-47 लेके निकले थे? नवीन जी आएंगे, नवीन जी आपके पास आएंगे, नवीन जी आपके पास आएंगे, नवीन कुमार जी, बताएंगे क्या? नवीन कुमार जी आएंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए आपकी बात पूरी हो गई। सुरेंद्र राजपूत जी, काफी टाइम मैंने आपको दे दिया। नवीन कुमार जी, अब्दुल रहमान आबिद साहब, बंगाल में नवीन कुमार जी, बात पूरी हो गई। आपकी सरकार है। सुरेंद्र राजपूत जी आएंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, जो इशू आपने उठाया उस पर आएंगे। उसका जवाब तो मैं दूंगा नहीं दूं। नहीं, सुरेंद्र राजपूत जी, जो इशू आपने उठाया नवीन जी से हम उसका जवाब भी लेंगे। ब्रेक पर जाना है अभी। अब्दुल रहमान आबिद साहब और HS रावत जी से भी मैं एक सवाल ले लेता हूं। अब्दुल रहमान आबिद साहब, जो मामला अभी सुरेंद्र राजपूत जी ने उठाया कि भाई रामनवमी पर कभी हथियार नहीं निकाले जाते थे या राम के नाम पर इस तरह की सियासत नहीं होती थी, इस बार रामनवमी पे आखिर किसकी नजर लग गई मुल्क को? कई रियासतों में फसादात हुए हैं। आबिद साहब। अबू हुरैरा साहब, 4 साल हो गए सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीजेपी सरकार ने 2014 के चुनाव में बहुत शोर मचा के ये ऐलान किया था कि ना खाएंगे और ना खाने देंगे, करप्शन को बिल्कुल जड़ से मिटा देंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार दिया करेंगे, 15 लाख रुपए लोगों के खाते में जमा कर देंगे, किसी तरह का कोई दंगा फसाद नहीं होने देंगे। लेकिन कोई एक वादा भी इनमें से ये पूरा नहीं कर पाए, बल्कि इन्होंने जब घिरने लगे पब्लिक के बीच में, जब ये जाते हैं तो हर तरफ इनसे सवाल होते हैं। अपोजिशन पार्टियां भी सवाल करती हैं, आम जनता, साधारण जनता भी इनसे सवाल करती है, और वो नौजवान भी सवाल करते हैं कि भाई हमारा रोजगार कहाँ है, वो करप्शन कहाँ ख़त्म हुआ, वो 15 लाख कहाँ गए,
वो सब सवाल करते हैं। तो अब इन्होंने घूम फिर के फिर वही पुराना राग अलापना शुरू कर दिया। और इसमें सितम ज़रीफी ये हुई कि इस बार इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के नाम को चुना है इस खतरनाक काम के लिए, ताकि लोगों की भावनाओं को आसानी से भड़काकर अपना सियासी गेम पूरा किया जा सके। ठीक है, नहीं नवीन जी इस पर भी आएंगे। एच.एस. रावत जी, देख लीजिए ना, एच.एस. रावत जी देख लीजिए पूरे एच.एस. रावत जी, क्या वाकई में समाज को बांटने की सियासत हो रही है? इस वक्त मुल्क की जो सियासत है 3 से 4% केवल मुसलमान है। ठीक है, क्या मतलब था? ठीक है एच.एस. रावत जी, अब सब बात पूरी हो गई। अब सब बात पूरी हो गई। नवीन जी आएंगे आपके पास। नवीन जी आएंगे। सही कहा था नवीन जी, श्री रामचंद्र जी की भक्ति के नाम पर श्री राम द्रोह चल रहा है। ये राम अभी सब बात पूरी हो गई। रावत जी के पास जाना है। एच.एस. वाले लोगों को बचा रहे हैं एच.एस. रावत जी, और राम के मानने वाले भक्तों को। ठीक है, अभी सब बात पूरी हो गई। एच.एस. रावत जी, मेरा सवाल यही जो अब्दुल रहमान आबिद साहब कह रहे थे, जो सुरेंद्र जी कह रहे थे कि भाई क्या वाकई में मुल्क को और समाज को बांटने वाली इस वक्त सियासत हो रही है जो मौजूदा माहौल है? अबू जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, विधायक बैठे हैं टीएमसी के, वो बड़ी बात कर रहे थे यहां पर कि बीजेपी ने दंगा फैला दिया, बीजेपी ने ये कर दिया। मैं बताना चाहता हूं, इन्हीं के मिनिस्टर हैं बॉबी हाकिम, उनको तारकेश्वर मंदिर का चेयरमैन बना रखा है। कौन हिंदू बर्दाश्त करेगा? जितना ममता बनर्जी ने हिंदुओं को वहां प्रताड़ित कर रखा है, वो आग के गोले पे बैठा दिया वहां पर। और आज जो बात की जा रही है कि रामनवमी के ऊपर हथियार लेकर के क्यों निकले, अलीगढ़ का जनाजा देख लिया था, अलीगढ़ के अंदर क्या हुआ था, सरेआम एक व्यक्ति को गोली मार दी जाती है। अगर वहां पर निहत्थे जाएंगे तो वहां पर ममता बनर्जी की सह के ऊपर मुसलमान फिर उसी प्रकार से हिंदू को काट देंगे। इसलिए हथियार लेकर के यात्रा निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और बंगाल को जो आग के गोल में बैठाया विधायक जी, आपके मुख्यमंत्री ने बैठा रखा है। मोइनुद्दीन जी आपके पास आएंगे। मोइनुद्दीन जी आपके पास आएंगे। बड़ा सवाल ये उठता है कि वाकई में क्या समाज को बांटने की कोशिश हो रही है? जिस तरह की सियासत हो रही है, क्या वाकई में इससे समाज बट रहा है और वाकई में समाज में एक बड़ा खतरा पैदा हो रहा है? छोटा सा ब्रेक लेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आबिद साहब आएंगे ब्रेक के बाद आएंगे, और जिंदल जी आपके पास भी आएंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। तो जाहिर सी बात है, प्राइम डिबेट में आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर मुल्क की कुछ रियासतों में जो कम्युनल राइट्स या फिर फ़िरक़ावाराना फसादात के नाम पर जो आग लगी है, ये आग कब बुझेगी, या इस आग के लिए, इस तरह के माहौल के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद नवीन कुमार जिंदल जी आपके पास ही आना चाहेंगे, क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले कई बार आप जवाब देना चाहते थे। सुरेंद्र राजपूत का भी, मोइनुद्दीन साहब का भी, आबिद अब्दुल रहमान साहब का भी आप जवाब देना चाह रहे थे। नवीन कुमार जी, जो बात निकल कर आई पहले सेगमेंट पे, वो ये कि भाई जो इस तरह की आग लगी है या जो इस तरह का माहौल बना है, कहीं उसके पीछे ये तो नहीं कि भाई चुनावी साल है, 2019 भी नजदीक है, इस वजह से इस तरह का माहौल मुल्क में बनाया जा रहा है? नवीन कुमार जी। अबू भाई, ये बात जो है लगातार पिछले काफ़ी समय से की जा रही है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे बताइए, चाहे वो सिख समाज के लोग अपना जुलूस निकालते हो, गुरु 300 साल पे निकाला, बहुत सारी जगह मुहर्रम पे जुलूस निकलता हो, उसमें जो जिनको आप हथियार कह रहे हैं, तलवार भाला, ये वो लोग उसमें भी लेकर के चलते हैं, किसी को आपत्ति नहीं होती। क्या जिन जुलूसों की आप बात कर रहे हैं उसमें क्या AK-47 लेके कोई चला था क्या? कोई बंदूकें लेके चला था क्या? किसकी बात कर रहे हैं आप? लगातार मुझे समझ नहीं आता। एक तरफ आप कहते हैं भगवान श्री राम जो है आस्था के प्रति बिल्कुल है, वो तो भगवान है, उन्होंने हथियार भी उठाया, समाज का निर्माण भी किया, राष्ट्र का निर्माण भी किया, धरती का निर्माण भी किया, आकाश का भी किया, पताल का भी किया है, कोई अलग नहीं किया है। दूसरी बात मैं एक बात कहूंगा, आपने कहा कि चुनावी साल है, क्या इसलिए ऐसा हो रहा है? मैं आपको आप जानिए, जिस प्रकार के हालात पश्चिम बंगाल में है, जिस प्रकार का हालात कर्नाटका में है, या जिस प्रकार के हालात केरल में है, वो कोई इस सरकार ने नहीं दिए। मैं बार बार कहता हूं, वहां पे केरल के लोगों को भी हम कुछ दिन बाद भी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाने वाले हैं आपको सबको जानकारी में, 2 अप्रैल को। केरल के लोगों को भी देखिए, जो उनकी बात नहीं मानता उसके बम्स काट देते हैं, हाथ काट देते हैं, पैर काट देते हैं निर्ममता से। वो यही लोग हैं,
ये लोग ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, उठा के बर्खास्त कर ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं ठीक है, ताकि जो है केवल जिन रियासतों का नवीन कुमार जिंदल जी आपने नाम लिया, नवीन जी जिन रियासतों का, जिन स्टेट का, राज्य का आपने नाम लिया, वहां पर तो आपकी हुकूमत नहीं है, लेकिन बिहार का जिक्र भी आप कीजिए। नीतीश कुमार जी आपके साथ गठबंधन में हैं, बिहार में इस तरह के हालात क्यों हैं? हाँ, तो बिहार में मैंने बिल्कुल सही कहा आपने कि बिहार में जो हालात हुए, मैं आपको फिर बता रहा हूं, ठीक है। जब से आप देख लीजिए, अब पहले 1.5 साल सरकार में जब भाजपा नहीं थी, आरजेडी और नीतीश कुमार जी सरकार में थे, तब कोई घटना नहीं हुई। जब से आरजेडी अलग हुई है तब से क्यों हो रही है भाई? और उसका वो भी अगले दिन से, जिस दिन उसने सरकार से, जिसको उसने भ्रष्टाचार और जो के आरोपों में उसको अलग किया, साबित होने के बाद लालू परिवार के, उसको अलग किया, तभी से इतनी घटनाएं क्यों हो रही हैं बिहार में? ये सोचा किस प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं आरजेडी के लोग? किस प्रकार की, इस प्रकार से जमीन खोजी जाएगी क्या? ठीक है, ठीक आप अपने स्वार्थ के लिए बिहार की जनता को किसी भी कहीं भी बलि चढ़ा देंगे। जी अब्दुल रहमान आबिद साहब, आप जवाब दीजिए, फिर उधर नेमत साहब के पास भी जाना, और सुरेंद्र राजपूत भी इशारा कर रहे हैं। जी आबिद साहब, बहुत मुख्तसर में। हाँ, मैं तो 10-10 सेकंड की 2 बात कहना चाहता हूं बस। जी, एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे अभी नवीन कुमार जी कह रहे हैं कि साहब लालू प्रसाद या आरजेडी जब से अलग हुए हैं, जब से ये हो गया, मगरबी बंगाल में तो कोई अलग नहीं हुआ भाई, पश्चिमी बंगाल में क्यों हो रहा है, या जो है दूसरी जगहों पर, अब कर्नाटक में क्यों वो सिलसिले शुरू हुए, या महाराष्ट्र में, राजस्थान में क्यों हो रहा है? ये देखिए, नहीं, बात पूरी करने दीजिए नवीन भाई, मैंने आपकी बात पाने के लिए शांतिपूर्वक सुनिए, आप सुन लीजिए, जब भी आप अच्छा जवाब दे पाएंगे। आप अच्छा जवाब जब ही दे पाएंगे जब बात को पूरी को ध्यान से सुनेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए, हमें ऐसा लगता है कि सियासी पार्टियां अपनी अपनी वोट की राजनीति के लिए बेकसूर जनता को जो है कहीं ना कहीं परेशानी में डाल रही हैं, और अमन चैन को जो है वो गारत करने का काम किया जा रहा है, और ये असंवैधानिक है। दूसरी बात अभी मेरे भाई रावत जी ने कही थी, इन्होंने कही थी कि पश्चिमी बंगाल में तारकेश्वर मंदिर का चेयरमैन बॉबी हाकिम नाम के एक मुसलमान को बनाया हुआ है। तो मैं समझता हूं, और बल्कि इससे पैगाम जाना चाहिए कि ये तो हमारे हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे की बहुत अच्छी अलामत है कि आप किसी मस्जिद का जिम्मेदार भी एक हिंदू को बनवाइए ना। जामा मस्जिद के इमाम बनवा दो मेरे को, किसी मस्जिद का इमाम होना अलग चीज है भाई, जब उसका सेवक चेयरमैन का मतलब होता है। मुसलमान को क्या पता कि मंदिर में कैसे पूजा होती है? आप मंदिर में मत्था टेकते नहीं है, मंदिर के एक बाई लॉज होते हैं, वहां जाकर के आपको देहरी पे मत्था टेकना पड़ेगा, पूजा अर्चना करनी पड़ेगी, आपको घंटी बजानी पड़ेगी। अगर इतना ही था तो आप जो मदरसा है, जो वक्फ बोर्ड है वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल के वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हिंदू को बना देते हैं। रोड पे गाय काटी जाती है, आप वेस्ट बंगाल वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हिंदू को नहीं बना दिया आपने भाई? नहीं, ठीक है, देखिए वो इशू अलग है, ठीक है, वो इशू अलग है। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं कह रहा हूं आप आइए किसी मस्जिद और मदरसे के, भाई आप वेस्ट बंगाल वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हिंदू बना देते ना। आप किसी अगर आप आइए ना, आप किसी प्रशासनिक कमेटी में आइए, आप सेवा कीजिए। पढ़ा लिखा नहीं है, हिंदू मिनिस्टर नहीं है क्या? आप किसी बना सकते थे वहां का, वो ठीक है, मुसलमान ठीक है। देखिए वो अपनी सरकार का नजरिया, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन आपने हिंदू को क्यों नहीं बनाया वेस्ट बंगाल में? अरे रावत भाई, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगर आपको उस एतराज है तो मुझे उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है, आप हटा दीजिए, लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक अच्छी अलामत है। मैं तो आपको कह रहा हूं आप किसी मदरसे में आइए ना, आप एक मदरसे की सेवा करिए। अच्छी अलामत है, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हिंदू बना देते ना, जैन को बना देते, किसी और को बना देते, वहां की जनता को बम के ऊपर रख दिया। ठीक है, देखिए मुल्क के माहौल पे बात हो रही है। रावत जी, अब्दुल रहमान आबिद जी, ममता बनर्जी से, अब्दुल रहमान आबिद जी, एचएस रावत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सुरेंद्र राजपूत जी, गाय कटते हुए देखा सड़कों के ऊपर, ठीक है, वहां से गाय की तस्वीर अभी सब बात पूरी हो गई। वहां गाय, रावत जी बात पूरी हो गई। रावत जी करने वाली बात नहीं, गाय तो गोवा में एचएस रावत जी था, और वह पुजारी ने बोला कि जोर से आवाज नहीं कर सकते, नहीं तो मुसलमान इकट्ठे होके आ जाएंगे, और ममता बनर्जी सुनने के लिए तैयार नहीं है, एसपी सुनने के लिए तैयार नहीं है। वहां हिंदुओं का इतना दमन कर रखा है। रावत भाई, गाय तो गोवा में भी कट रही है जहां बीजेपी की सरकार है, पूर्वोत्तर राज्यों में भी कट रही है जहां बीजेपी की सरकार है, सड़कों पर बीजेपी की सरकारों में कट रही है गाय। तो गाय का मसला नहीं है, गाय का अगर मसला है तो इनसे रुकवाइए, मसला नहीं। कहीं ना कहीं बोलते हैं राजपूत जी, आप झूठ बोलते हैं, विरोध है, होना चाहिए, ठीक है, हर पार्टी का होता है, नहीं हिंदुओं का दमन। ठीक है, देखिए इशू पर आइए। अब्दुल रहमान आबिद साहब, एचएस रावत जी, इशू पर आइए। सुरेंद्र राजपूत जी, जवाब दीजिए जल्दी से।
जी सुरेंद्र जी, देखिए दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं जी। एक चीज तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि बिहार में किसकी सरकार है। अगर बिहार में भाजपा की सरकार नहीं है तो भाजपा की सरकार इस्तीफा दे, कानून व्यवस्था हम ठीक कर लेंगे। वहां पर कानून व्यवस्था इसलिए खराब है कि आरजेडी बदमाशी कर रही है। भाई उनको उठा करके जेल में भाजपा वाले क्यों नहीं बंद करते? वेस्ट बंगाल में इसलिए कानून व्यवस्था खराब है कि भाजपा विपक्ष में है। क्या किस तरीके की भाजपा कुतर्क करती है? रावत साहब गाय के लिए अगर कह रहे हैं तो गाय को राष्ट्रीय स्तर पर पशुवध बंद क्यों नहीं करा देते? गौ माता का आप संरक्षण का कानून भारतीय जनता पार्टी से पिछले 4 साल में तो ला नहीं पाए। हमने तो जहां सरकारें बनाई गौवध का कानून बनाया। आज की डेट में ये बता दो ना त्रिपुरा में, ना गोवा में, ना केरल में, ना कहीं अब जिस तरीके की ये भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं भाजपा वाले, कम से कम इनका राजनीतिक साथ आप तो मत दो। दूसरी बात, बंगाल की बात है। बंगाल में अगर कोई समस्या है तो आइए हम और आप चलें। उसी ममता बनर्जी को लोग ये नहीं कह रहे हैं कि वो 15 दिन सचंडी का यज्ञ कर रही। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लिए दंगे करा रही। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं रामनवमी का जुलूस हथियारों के साथ निकाला? क्या हो रहा है वेस्ट बंगाल में? भाई मध्य प्रदेश में क्यों नहीं निकाला? गुजरात में क्यों नहीं निकाला? सब जगह निकला है, कहीं आपत्ति नहीं हुई। नहीं, हथियारों के साथ कहां निकला है? शर्म नहीं आती? इसी तरह निकला है। झूठ बोलते हुए पता नहीं आपको चश्मा आप क्यों नहीं? दिल्ली में क्यों नहीं निकाला? बक्कारी हथियारों को, तलवारों को हथियार बताते हैं। AK-47 लेके बताओ क्या? आपको कर्नाटक में सिर्फ दिखाई दे रहा है, केरल में दिखाई दे रहा है, बंगाल में दिखाई दे रहा है, और गाय कटवा रहे हो आप असम यहाँ पर भी, गाय कटवा रहे हो आप त्रिपुरा में, गाय कटवा रहे हो आप गोवा में। कांग्रेस को हो क्या गया है? गौ माता को आप कटवा रहे हो, गौ हत्यारे हो आप लोग। में जाएगी कांग्रेस? गौ हत्यारे हो आप लोग। ठीक है, ठीक है। गौ माता की हत्या कराते हो आप लोग। जो TMC के गुंडे उनके साथ खड़े, आप देश विरोधियों के साथ खड़े। मैंने कहा ना गौ हत्यारे और देशद्रोही हो आप लोग। राजपूत जी, 59 लड़कों को क्यों नहीं बंद कराते हो? चलते आज वो सब आपके पीछे है। मोइनुद्दीन सबकी हत्या देशद्रोह का काम करते हो आप लोग, और पूरे देश के अमन चैन के हत्यारे हो आप लोग। लेकिन आप वंशज हो आप लोग। देखिए ऐसा है कि पहले तो आप क्या है? पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं जी, वो ये है कि वो तारकेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन हैं बॉबी हकीम साहब। चूंकि हमारे बंगाल के वो अर्बन डेवलपमेंट मंत्री हैं, और जाहिर बात है कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर के वजीर के हैसियत से उन्हें तारकेश्वर जो शहर है उसका डेवलपमेंट का चेयरमैन बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी उसको बहुत ही दूसरे अंदाज में पेश करने की कोशिश की है। अब उसमें तारकेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो है उसे मंदिर भी आ सकता है, मस्जिद भी आ सकता है। नंबर दो, भारतीय जनता पार्टी इस बात को महसूस कर रही है, चूंकि ठीक है, लेकिन मोइनुद्दीन जी हाल ही में इलेक्शन में इनके करारे हार होने के वजह कर ये जो है छटपटा गए हैं। मोइनुद्दीन जी ये बताइए भाई बंगाल जल रहा है, ममता बनर्जी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, आखिर ममता को बंगाल वालों की फिक्र क्यों नहीं है? वो बंगाल वापस क्यों नहीं जा रही, कोलकाता क्यों नहीं जा रही? बंगाल जल नहीं रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी के जो सिपाही सब हैं, हम लोग हैं यहाँ पे, पूरा हिंदुस्तान नहीं जले। एक बात देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान को आइंदा जलने से बचाने के लिए ममता बनर्जी आज दिल्ली में बैठी हुई हैं। नहीं तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान को चलाने की बात कर रहे हैं, और हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है। हम लोग रास्ते पे उतर के काम कर रहे हैं, हम लोग तमाम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ कोई ऐसा मसला नहीं है हमारे यहाँ। तो जवाब दे दीजिए साहब, मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा है कि TMC बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या मुसलमानों के पक्ष में है या उसके विरोध में है? देखिए ऐसा बात है कि ये सवाल जो है माने बहुत ही अजब तरह के सवाल हमेशा आप लोग करते रहे हैं। यहाँ बांग्लादेशी मुसलमान तो है ही नहीं है, यहाँ जो भी हैं सब हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, यहाँ के मुसलमान हैं। जाहिर बात है मुसलमान जो भी हो उसे आप कह देंगे कि बांग्लादेश के मुसलमान हैं या कहीं थोड़ी बहुत शर्म हो तो करिए, गलत बात चुल्लू भर पानी में डूब मरिए आप। ठीक है, देश को अपनी राजनीति के लिए बेचना चाहते हैं। नवीन जी ये मौका नहीं है, वेस्ट बंगाल को बर्बाद कर दिया। नवीन जी ये देखिए मौका नहीं है सवाल का।
ठीक है, नेमतुल्ला जी आपके पास आना चाहेंगे। नेमतुल्ला जी, आखिर बिहार की आग कब बुझेगी? जो इस तरह के हालात हैं, क्या वाकई में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल है? क्योंकि ये सवाल तो मुझे जेडीयू के किसी मेंबर से करना चाहिए था, लेकिन कोई जेडीयू का जेडीयू का कोई मेंबर नहीं आया। लेकिन जो हालात वहां पर हैं, ये हमारे बीजेपी के फाजिल दोस्त ने कहा, आरजेडी पर ब्लेम लगाया, लेकिन आपने क्लिप देखा होगा, भारत सरकार के 2 मंत्री जो बिहार के हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी भूमिका देखा होगा। रामनवमी के मौके पर, रामनवमी के पहले किस तरह से पूरे बिहार का माहौल खराब करने की कोशिश की और खराब किया। उनके लड़के ने जिस तरह से उन पर FIR हुआ और उसके खिलाफ बयान देते रहे उनके पिताजी, और गिरिराज सिंह भागलपुर में जिस तरह से जुलूस में जाके नारा लगाया और उसकाया, दंगा भड़काया, तो इस तरह से आरजेडी वाले कहाँ आते हैं? आरजेडी वाले तो आज दंगा बचाने के लिए, ये इतिहास रहा है आरजेडी का, लालू प्रसाद से लेके आज एक वर्कर लगा हुआ है कि ये आग बुझे, आग बुझाने में लगा हुआ है, भड़काने पर विश्वास नहीं करता है। आप लोग जो दंगाई लोग हैं, आज नीतीश कुमार RSS से ठीक है, नेमतुल्ला जी, RSS के गोद में चले गए। नवीन कुमार जी, एक दिन रामनवमी के एक दिन सुन लिया जाए, एक दिन रामनवमी के पहले नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि रामनवमी में किसी हरबे हथियार के साथ कोई भी जुलूस नहीं निकलेगा। उसके उल्टा, उसके विपरीत पूरे जो कानपुर से जो आया था, जो पूरे लोग बांटे, रात भर हथियार बांटा गया और तलवार, भाला, ये सब लेके जुलूस निकाला गया। ठीक है, नवीन कुमार जी, भागलपुर में नवीन कुमार जी के साथ हैं, और उसके बाद भी आपको खतरा कौन बात का है? नेमतुल्ला जी, आपकी बात पूरी हो गई। नेमतुल्ला जी, आपने ये साजिश के तहत आपके हार का, जो पिछली हार हुई है बाई इलेक्शन में, उसी के ठीक है, बात पूरी हो गई। नेमतुल्ला जी, नवीन जी एक चीज समझाइए कि भाई भागलपुर में आपकी पार्टी के अर्जित अभी तक फरार क्यों है? अभी तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अगर लॉ एंड ऑर्डर आपका बेहतरीन है, आपका कानून ठीक ठाक है बिहार में, तो आखिर ये ढील अब तक क्यों? अर्जित की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अबू भाई, जिस प्रकार से जब भी बताया मुझे कि भागलपुर वाली घटना आपने बताई, भागलपुर में कानून में FIR दर्ज हुई उसके खिलाफ, वो कोर्ट में गए, क्या वो उसके अंदर कानून अपना काम कर रहा है? पुलिस पकड़ेगी, बेहतर जवाब पुलिस दे सकती है। लेकिन मैं एक बार ये बात कहना चाहता हूं, मुझे समझ नहीं आता, आरजेडी के मित्र सब आरोप हम पे लगाते हैं, क्या हथियार बांटे के, तलवार बांटने वहां गए थे कि कानपुर से? कैसी बात करते हैं भाई? अगर जुलूस के अंदर रामनवमी पे तीर, धनुष और गदा और जो है तलवार लेकर के, लेकिन नवीन कुमार जी केसी त्यागी ने कहा, केसी त्यागी ने जब ताजिया में निकलते हो, चाहे आप किसी और में निकलते हो, तब आपको सुना होगा, आपके सहयोगी हैं, केसी त्यागी का बयान आपने सुना होगा, आपके सहयोगी हैं, उन्होंने कहा कि भाई इस तरह की किसी को छूट नहीं दी जाएगी, बीजेपी वालों को भी इस तरह करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अर्जित के मामले पर उन्होंने बयान दिया, आपने पढ़ा होगा कि छूट देनी चाहिए पुलिस ने। अरे कानून ने, किसने कानून ने अपना काम कर रहा है ना, दर्ज किया, पकड़ा जाएगा, जेल जाएगा, जो भी होगा वो कानून अपना काम करेगा, वो अलग है। लेकिन आप ये आरोप लगाएं इसकी आड़ में कि कानपुर से जाकर के लोग तलवार बांट रहे, भाले बांट रहे, ये कौन सी बात हुई भाई? ये किसने कर दिया? आपको शर्म नहीं आती? आपको यही दिखता है क्या केवल? और एक अचीवमेंट की पॉलिटिक्स करने के लिए, आप मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने के लिए आप जो है आपके मुख्यमंत्री हैं, आपके सहयोग से मुख्यमंत्री है, आज जब मुख्यमंत्री कोई जुलूस नहीं निकालेगा तो उनके बयान का अवहेलना क्यों? जी, हम आपके सहयोगी हैं, आपके सपोर्ट पर वो मुख्यमंत्री है, आप दंगा बढ़ाने में आपको शर्म नहीं आती? हम तो सबका साथ, सबका विकास का नारा लेकर और देश के सब लोगों का काम कर रहे हैं। आपको केवल एक चले जाते हैं, हमसे कह रहे हैं आप लोग गांधी के हत्यारे हैं, केवल हिंदू के लिए बनी हत्यारे हैं, सारी योजनाएं देश के समाज के लोग, आप के लड़के को कब जेल में बंद करोगे? समझे? बापू के कातिल हैं आप लोग। आप लोग शांति की बात करते हैं, ये आप गलत शोभा नहीं देता। शांति की बात, अफजल के फेवर में लगे थे भाई,
और आपके मित्रों ने लगाए थे। हमसे मत कहिए, हम पर आरोप मत लगाइए, आपको शायद जानकारी नहीं है। ये जो नारा लगा है ये आतंकवादी अफजल के फेवर में लगा, और आप और आपके सहयोगी दल ने कहा, आपका युवराज राहुल गांधी उसके समर्थन में खड़े हो गए थे। शर्म आनी चाहिए आपको। अरे आतंकवादी तो आपके यहाँ बैठे हुए हैं नागपुर में। राजपूत जी, आप तो भले बहुत टाइम आपको मिल गया, आपने अपनी बात रखी। नवीन जी, एच.एस. रावत जी, ठीक है भाई, सियासी बातें बहुत हो गई। रावत जी हल बताइए कि मुल्क अगर इस तरह से जल रहा है, कई स्टेट ऐसे हैं जहां पर कम्युनल राइट्स हुए हैं और हालात अभी खराब हैं, आखिर बात कैसे बनेगी? आपसी जो भाईचारा है वो बढ़े, लोग एक दूसरे के करीब आए, ये कैसे बात बनेगी? पटरी पर कैसे लौटेंगे भाई हालात जो हैं? अब अबू जी, कारण क्या है कि वोटों की राजनीति के लिए छोटी पार्टी से लेकर बड़ी पार्टी तक सब इस प्रकार की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूं, नवीन जी यहां बैठे हैं, अगर इस तरह के केरल में हालात खराब हो रहे हैं या बिहार में हालात खराब हो रहे हैं और आपको लगता है वेस्ट बंगाल में हालात खराब है, कर्नाटक में खराब है, तो आप 356 लगा दो, उठा करके खत्म करो, दोबारा चुनाव करा दो। दिक्कत क्या है आपको? आपकी विल पावर तो होनी चाहिए। और आप केंद्र में भी हैं और बड़े स्टेटों में भी हैं, 22 स्टेटों में, फिर भी आप बोलते हैं कि आपसे छोटा सा स्टेट केरल कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आप उठा करके 356 लगा के उनको सस्पेंड कर दो। बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर तो यही कहता है। सही। अब्दुर्रहमान आबिद जी कांग्रेस के नहीं कर रहे हैं, वो संविधान के विरुद्ध चलती है, हम संविधान के अनुसार चलते हैं, बस इतना सा अंतर है। जनता जवाब देगी, केरल की चिंता मत करिए, लेकिन असल मसला क्या है, जनता तो सारी जवाब दे रही है, गोरखपुर की जनता ने भी जवाब दे दिया, आज जनता ने भी जवाब दे दिया, राजस्थान बंगाल की जनता ने भी जवाब दिया, जमानत आप बोल रहे हैं, किस मुंह से बोल रहे हैं यार? 19 साल में 11 राज्यों में आप समाप्त हो गए, आपकी फूलपुर और गोरखपुर में जमानत जब्त होगी, फिर आप ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं, देखिए नवीन कुमार जी, 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 तमाम पैनलिस्ट, देखिए नवीन कुमार जी, मैं ये चाहता हूं कि भाई अब डिबेट के आखिरी पड़ाव पर हैं, कुछ ऐसी बात कर लें जिससे आपसी भाईचारा बने और जो हालात जहां पर खराब हैं वो हालात कम से कम ठीक हों। किस तरह से हालात बनेंगे ये समझने की कोशिश करें। एक दूसरे पर कीचड़ कब तक उछालते रहेंगे नवीन जी, सुरेंद्र जी या दूसरे हमारे जो पॉलिटिकल हमारे गेस्ट हैं? अब्दुर्रहमान आबिद जी, जो बात रावत जी ने कही, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि आखिर बात कैसे बनेगी, पटरी पर कैसे लौट कर आएंगे? भाई जो मुल्क का माहौल बिगड़ रहा है ये सुधरेगा कैसे? कि ये पॉलिटिकल बहसें ना खत्म हुई हैं ना होंगी, ये इसी तरह चलती रहेंगी, क्योंकि जहां पर राजनीति का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र मकसद हो जाए कि सत्ता को किसी भी प्रकार से हासिल करना, किसी भी तरह से हुकूमत में हमें आना, वहां पर जो है फिर उसूल बेउसूली, इंसाफ बेइंसाफी, जुल्म, ज्यादती, वो सब चीजों को उठा के ताक पे रख दिया जा रहा है। जैसा कि आप भी देख रहे हैं, इलेक्शन जैसे जैसे 2019 का करीब आ रहा है, पूरे मुल्क में हालात बिगड़ने या बिगाड़ने शुरू कर दिए गए हैं। और मैं समझता हूं कि ये चीज पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कुछ दिनों के लिए भले फायदेमंद साबित हो सकती हो, लेकिन देश के लिए और समाज के लिए बहुत ही घातक साबित होने वाली चीज है। इससे बिल्कुल फौरी तौर पर पार्टी सरकारों से बाहर कर दिया, वो लोग जो पार्टी इस वक्त सामने है, बिल्कुल जिसकी तरफ ये सारे निशाने होते हैं और जो इस काम को करवा रही है, मैं समझता हूं कि उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। और सेंटर में भी चूंकि पिछले 4 सालों में जो नमूने अब तक आए हैं, जहां जहां कभी गाय के नाम पर, कभी किसी और के नाम पर, विपक्ष में 44 से कम हो जाएंगे, नहीं दोहराना चाहता मैं, वो कड़वी बातें हैं, इसलिए कड़वाई को थूक करके मैं चाहता हूं और मैं समझता हूं कि जिम्मेदारों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए, ताकि हम इस देश के समाज को, इस देश की बुनियाद को कुछ बेहतर कर सकें। बिल्कुल। सुरेंद्र राजपूत जी, क्योंकि बीच बीच में आपने कई अच्छे शेर सुनाए हैं। किसी ने कहा था कि खूब है आपकी सियासत भी, हमसे नफरत भी है, मोहब्बत भी। अब जो मुल्क का माहौल है, क्या वाकई में जो सियासी जो मंजरनामा है, क्या ऐसे ही है कि भाई देखने में आपसे मोहब्बत भी है लेकिन पीछे से नफरत? क्या वाकई में सियासत ऐसी ही है? कैसे बदलेगी ये तस्वीर सुरेंद्र जी? नहीं अबू, हम इससे सहमत नहीं। हमारा देश मोहब्बतों का देश है। चंद गुंडे हैं
चंद मवाली हैं, ज्यादातर लोग बहुत अच्छे लोग हैं। नवीन भी व्यक्तिगत रूप से अच्छे आदमी हैं, लेकिन ये ऐसी पार्टी में है जहां इस तरीके के लोग पनपते हैं। पूरा मुल्क हमारा ज्यादातर अच्छे लोगों का है। और मैं आपसे बता दूं, ये वोट की राजनीति नवीन न करें। आज की डेट में काम पर वोट मांगे, बंगाल में भी, बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी जनता डिसाइड करे ना कि काम पर वोट। ये राम के नाम पर कब तक डिसाइड कर रही है 11 राज्यों में, कब तक वोट मांगेंगे राम के नाम पर? कब तक राम के नाम का व्यापार करेंगे? इनको प्रॉब्लम ये है कि ये काम नहीं करना चाहते, जुमलेबाजी करना चाहते। विश्वास करता है कि ये पिछले 4 सालों में रोजगार नहीं दे पाए। ये पिछले 4 सालों में पूरी तरीके से स्वामीनाथन रिपोर्ट नहीं लागू कर पाए। ये 4 सालों में यूएन की परमानेंट सीट नहीं ले पाए। ये 4 सालों में धारा 370 कह रहे थे हटा देंगे। आज की डेट में क्या हुआ? ये 4 सालों में भारत तेरे टुकड़े हो गए, इंशाअल्लाह वालों को पकड़ नहीं पाए। नवीन जी अच्छे आदमी लेकिन गलत पार्टी में है, क्योंकि ये पार्टी सिर्फ जुमले पे चलती है। पॉलिटिकल विल पावर किसकी है पाकिस्तान को अलग थलग करने की? देश ये भी जानता है कि देश की दूरदर्शिता सोचने वाला भाई आप बता दो, चीन से आपने क्या कर लिया? यूएन में हिंदी की सेकंड राजभाषा हो गई क्या? अब विश्व में किससे मुकाबला आप बता दो हमसे। पूरे दुनिया में आप घूमाए, आपने कुछ भी नहीं किया। आज पूरी आज की डेट में कुछ नहीं किया आपने। आपके पास राम के नाम पर वोट नहीं है, तो राम के नाम पर कब तक वोट मांगोगे? राम के नाम पर तो नवीन जी भीख मांगो। चाइना तक को जवाब देने की हैसियत रखता है। आप तो जाकर के छुप छुप के मिलते हैं। आपके पार्टी के लोग पाकिस्तान से कहते हैं कि भाजपा, अरे मेरी पार्टी के देशभक्त है, आप लोग गद्दारों की पार्टी के हो। आज आप क्या कर रहे हैं? आप अंग्रेजों के दलालों की पार्टी के नेता हो। घोटाला किया नहीं। आज आपके बड़े नेताजी पाकिस्तान से आए हुए प्लेन में बैठते हो आप लोग। आप देख लीजिए। देखिए अभी मोहब्बत की बात हो रही थी नवीन जी, पाकिस्तान से आए प्लेन में बैठते हो। सुरेंद्र जी, बात हम ये कर रहे थे कि भाई हम लोग पटरी पर कैसे लौटेंगे, हालात कैसे बनेंगे? सुरेंद्र राजपूत ये कहते हैं कि भाई हालात कैसे बनेंगे? मोहब्बत की बात नहीं जानने वाले लोग हैं, राम के नाम का व्यापार करने वाले लोग हैं। ये क्या बात करेंगे? नहीं ठीक है, मोहब्बत की। आज एक बड़ा पुराना शेर था, सुन लीजिए। जब कश्ती साबित हो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी? अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे? ऐसे नाकिस लोगों की सरकार है ये। ठीक है मोइनुद्दीन जी 30 सेकंड में जवाब दीजिए। सेंटर ने कहा है कि भाई वेस्ट बंगाल से अगर हालात नहीं संभल रहे हैं, अगर आपकी गवर्नमेंट से हालात नहीं संभल रहे हैं, तो आप सेंटर से मदद ले सकते हैं। भाई कम से कम हालात सुधरने चाहिए। मोइनुद्दीन जी, देखिए ऐसा है कि बंगाल में हालात बिगड़े नहीं हैं। अच्छा, बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, और हमें मुकम्मल तौर पे यकीन है कि ये बंगाल जो कभी रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल है, काजी नजरुल इस्लाम का बंगाल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बंगाल है, यहाँ के लोग सेकुलर मिजाज के लोग हैं। यहाँ कभी भी भारतीय जनता पार्टी के इस नापाक साजिश को कामयाब होने नहीं देंगे, और ये हर लिहाज से नेमतुल्लाह जी आपको भी उम्मीद है कि बिहार के हालात जल्द से जल्द सुधरेंगे और आप पाक की गोद में बैठ जाएंगे। नेमतुल्लाह जी बिल्कुल एकदम सुधरे हुए हैं जी, एकदम जल्द सुधरेंगे जी, और उस पर काफी लगे हुए हैं। हमारे पूरा आरजेडी के वर्कर भी पूरा मेंटेन कर रहे हैं, शांति सद्भाव बनाए रखने के लिए हर कोशिश लगे हुए हैं। लेकिन अगर बिगड़ता है तो इसको मिलिट्री के हवाले कर देना चाहिए उसको, ताकि वो पूरे तौर से कंप्लीट। बिल्कुल, हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हालात नॉर्मल हो, जल्द से जल्द जो जिंदगी है वो पटरी पर लौट आए। अब्दुल रहमान आबिद साहब और एच एस रावत जी दोनों से मेरा एक ही सवाल कि भाई इन रियासतों में जहां पर फिरकावाराना फसादात हो रहे हैं, जहां पर कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, यहाँ के अवाम के लिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए आप लोगों का पैगाम हमारे चैनल के थ्रू। अब्दुल रहमान साहब 30 सेकंड आपको, और रावत जी आपको भी। अब्दुल रहमान साहब, मेरा पैगाम अपने देश के वासियों से, हिंदू और मुसलमान और ये जो भी मज़ाहिब के लोग हैं, उन सब से एक ही पैगाम है कि ये सियासी नफरतों की बाजीगरी के जुमलों को बिल्कुल न सुने। पूरी तरह से जैसे हमारी साझा संस्कृति हिंदू मुस्लिम की दोस्ती, ईद पे, बकरीद पे, दिवाली पे जिस तरह से हम दोस्ती के साथ रहे हैं, इसी तरह से रामनवमी के मौके पर भी आप ईमानदारी के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ रहिए।
आप जो है आपस में न लड़िए, वरना ये सियासी पार्टियां और सियासी बाजीगर आपको हमें लड़ाते रहेंगे और आपकी हमारी लाशों पर अपने सत्ता और इख्तिदार के राजमहल तामीर करते रहेंगे। रावत जी आपका पैगाम फिर वाइंड अप करेंगे। बड़ी अच्छी बात कही अब्दुर्रहमान आबिद जी ने। इसलिए हमें अपने देश, अपने समाज, अपनी नस्लों को बचाने के लिए इस तरह की निगेटिविटी से बचाना है। ठीक है, एचएस रावत जी। मैं तो सभी जनता को और शायद ज्ञान आएगा आपकी बात सुन के, उर्दू के सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा नकारात्मक कि जो लोग बात करनी बंद कर संविधान की शपथ खाते हैं और संविधान की शपथ खा करके फिर नफरत का जो जहर घोलते हैं, चाहे कोई भी स्टेट का मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई नेता हो, उनसे बचने की आवश्यकता है। और वाकई अगर आप संवैधानिक पद पर हैं और आपने संविधान की शपथ ली है तो आपको इस हिंदू मुसलमान को एक ही चश्मे से देखना होगा। ये देश से ना हिंदू जाएगा ना मुसलमान जाएगा और आपसी तनाव इतना बढ़ सकता है जिसके कारण इस देश बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक होंगे जब भी मुल्क, हमारा मुल्क तरक्की करेगा और एक बार फिर से हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बन सकता है। एक हो तो बन सकते हैं खुर्शीद, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। आपसे भाईचारे की जरूरत है, आपसे भाईचारे की जरूरत है। आबिद साहब बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, नवीन जिंदल जी, अब्दुर्रहमान आबिद साहब, एचएस रावत जी, नेमतुल्लाह जी, मोइनुद्दीन शम्स जी और सुरेंद्र राजपूत जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्राइम डिबेट में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर किसी बड़े इशू के साथ हाजिर होंगे। जब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।